सैकड़ों ऐसे क्लाइंबर्स हैं जिनकी बॉडीज आज तक रिकवर भी नहीं हुई है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत। आप देख ही रहे हैं आपका कैसा हो रहा है। डे 17 नहीं 18 का हो, क्योंकि 2 दिन से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ बर्फ़बारी के बीच। बेस कैंप करके आपने देखा कि लास्ट एपिसोड में मैं लोबूचे आ गया। प्लान था कि यहाँ से निकलूँगा, कोंगमाला करके 3rd पास कंप्लीट हो जाएगा अपना। बट परसों रात को बर्फ़बारी शुरू हुई। कल सुबह उठा मैं, दिन भर गिरती रही। शाम को जाके 2-3 घंटे के लिए मौसम खुला, मैं खुश हुआ। मैं कहा चलो अब कल निकलेंगे। आज सुबह उठा हूँ, आज फिर यही हाल है। चारों तरफ ये बेस साइड जा रहे हैं या नीचे साइड जा रहे हैं, कोई कोई वो तो निकल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेल तो फिर भी रिलेटिवली थोड़ा ठीक है। पर ऊपर पास वाली चढ़ाई है, वहाँ तो और बुरा हाल है। पर आज मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा वेट नहीं किया जा सकता। जैसे ही थोड़ा बहुत भी ठीक हुआ मैं निकल लूँगा। अपने पास सामान है, रेनकोट वगैरह ऊपर लपेट के इंतज़ाम, भीगने का कोई वो नहीं है। और चलेंगे धीरे धीरे। तो देखते हैं थोड़ी देर और। इस तरफ देखो इनके घोड़े खच्चर भी बंदे हैं बेचारे, वेट कर रहे हैं और हम भी वेट कर रहे हैं। सो होपफुली जल्द ही थोड़ा बहुत खुल जाए इधर से। ओके, सूरज देवता कर तो रहे थोड़ी हरकत। और हमें आज पास क्रॉस करने को मिल जाए, देखते हैं क्या होता है। कल पूरा दिन वेट किया, अभी भी 2-3 घंटे से वेट कर रहा हूँ, मौसम नहीं खुला है। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, बैठे तो नहीं रह सकते ना। पर अब रूट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आप एक बार जायजा लो। ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर ये है लोबूचे। और यहाँ 2 दिन से कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है। संडे तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। ये ट्रेल इस तरफ जब बेस कैंप की तरफ हम गए थे, आपने देखी, ये वैली के अंदर ये फिर भी सेफ़ है। और आगे गोरखशेप एक सेटलमेंट भी है, अगर ज़्यादा बिगड़े तो वहाँ रुका जा सकता है। इस तरफ ऊंचे पहाड़ों पे जाना है जो कोंगमाला वाला है। इस तरफ बहुत ही कम लोग, और 2 दिन से तो कोई निकला भी नहीं है। आसपास सारे गेस्ट हाउसेज में पता करवाया। और ये ट्रेल फिर सीधी इस तरफ नीचे जाएगी। ये 3-4 आएंगे पॉइंट्स, डिंग बोचे करके, और वो उसी में मिल जाएगी जो कोंगमाला वाली होके उधर आएगी। तो सारा कुछ देखो बंद पड़ा यहाँ। और ये शेरपा भाई है जो पोर्टर्स, ये अपना तिरपाल लपेट के ये अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। तो जनाब सीन ये है अभी का कि जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका था वहाँ पर भी कल भी सारे लोग निकल गए, मैं अकेला बचा। आज भी सब लोग अपने अपने रास्ते निकले, क्योंकि मोस्टली नीचे या फिर वो बेस साइड जाने वाले थे। वहाँ पर 1-2 शेरपा गाइड लोग भी बैठे थे। तो वहाँ डिस्कस किया, जब उनको बताया कि कोंगमाला की तरफ जाना है तो उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया और एडवाइस किया कि आप या तो यहीं बैठे रहो, वेट करो, क्योंकि ये जो मौसम है, ये पास वाला रूट जो है बहुत ही डेंजरस है, रिस्की है। नॉर्मल मौसम के अंदर भी काफ़ी लोग जो है वो रास्ता भटक जाते हैं। इस टाइम पर तो आपको ट्रेल मिलने का भी कोई चांस नहीं है। और आसपास जितने भी गेस्ट हाउसेज है उन्होंने मेरे को रोक के पता करवाया फ़ोन करके कि उस रूट पे कोई निकला या नहीं। बोले 2 दिन से कोई नहीं निकला है। और वेदर का जो है संडे तक की, आगे 4 दिन तक की फोरकास्ट जो है वो ऐसी ही रहने वाली है, कंटिन्यूअस बर्फ़बारी वाली। तो फिर ऐसे में मेरे पास आखिरी रास्ता यही बचा एक कि मैं रूट चेंज करूं। 2 पास हो गए, बेस कैंप अपना हो गया, और अब मैं इधर से जो ये रूट नीचे जाएगा, जो आगे जाके उसी में मिल जाएगा, जो कोंगमाला क्रॉस करके दूसरी तरफ से फिर
नाम से पहुंच जाएगा। तो मैं वही रूट ले रहा हूँ क्योंकि 3 या 4 दिन में अब बर्फ़ के चक्कर में यहाँ वेट नहीं कर सकता। ये वाला रूट फिर भी ठीक है, इस पे कोई पोर्टर शेरपा लोग आते जाते मिल भी जाएंगे। और ऐसे मौसम में नेपाल में या पहाड़ों में कहीं भी आपको जब लोकल गाइड शेरपा लोग एडवाइस करते हैं, कोई सलाह देते हैं, तो आप उनकी मानते हो। ना कि ये कि भाई नहीं मैं तो 1 दिन में ये कर देता हूँ, 2 दिन में वो करता हूँ। नहीं नहीं, वो खेल यहाँ नहीं चलता भाई, ये पहाड़ है। तो चलो अब करते हैं आगे का सफ़र। आज देखते हैं इस बर्फ़बारी में कैसा रहता है। डे 17। ये देखो, एक तरफ लोबूचे और चारों तरफ के पहाड़ों पर घनघोर अंधेरा छाया है, लगातार बर्फ़बारी चल रही है। परसों में आया था जैसे, तो इस तरफ अपने को सारा ये सूखा दिख रहा था, बस चोटियों पर बर्फ़ दिख रही थी, बढ़िया साफ मौसम था। लकीली बेस कैंप अपना अच्छा हो गया, वरना अगर 1 दिन भी लेट होता तो बेस कैंप में भी दिक्कत होती। और इस तरफ के सारे पहाड़ अब बर्फ़ से ढके जा चुके हैं। और अगले 3-4 दिन लगातार जो ये चलेगी तो इसके बाद तो पता नहीं भाई क्या हाल होने वाला है। ओहो वाह यार, इस पूरे के पूरे ट्रैक पर देखो आप, पहले दिन से मौसम जो है कैसा रहा है। ये तो मेहरबानी है कि आखिरी दिन जो बेस कैंप था वो इकलौता ऐसा दिन था जिस दिन पूरा दिन धूप रही बढ़िया सुबह से। और जैसे ही बेस कैंप करके मैं लोबूचे पहुंचा हूँ उसके बाद तो उसी रात को मेरे ख्याल में बर्फबारी शुरू हो गई है। भाई आज तो ग्लव्स पहन रखे मैंने और अंदर जैकेट, विंड चीटर। और विंड चीटर के बाद ये जो रेन कोट लेके आया था मैं, आज फाइनली जाके इसको निकाला है, क्योंकि इससे थोड़ी सेफ्टी डबल हो जाती है। ये हल्की हल्की जो ओहो बर्फ़ की फुहारें पड़ रही है, क्या है कि इनका ये बाहर इस पे रह जाएगा, इस रेन कवर पर ही। तो अंदर के जो भी विंड चीटर या बाकी कपड़े हैं, बैग है, बैग का भी चलो कवर है, वो सूखा और सेफ रहेगा। ग्लव्स पहन रखे हैं, ग्लव्स के अंदर भी ना ऐसे उंगलियां ठंडी हो रखी है, क्योंकि टेम्परेचर इस टाइम भी यहाँ पर -10-11 डिग्री है। रात में -16 या 17 डिग्री तक गया था लोएस्ट। वो जाना ही भाई, 5000 मीटर पे मैं बैठा हूँ 2 दिन से, और यहाँ 2 दिन से बर्फ़ पड़ रही है लगातार। तो यहाँ तो पड़ ही रही है, यहाँ आसपास जितने भी ऊंचे पहाड़ हैं उन पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, तो उसकी भी ठंडक जो है वो मिला के सारा ये टेम्परेचर इतना डाउन होता है। ये उसी पॉइंट पे पहुंच गया हूँ मैं जहाँ इस तरफ से ये चोला पास वाला रूट लेके मैं आया था। यहाँ वो लड़का मिला था जो डेनमार्क वाला था, और अब यहाँ से ये रूट लेना है। ये आगे जाके फिर उसी में मिल जाएगा जो कोंगमा वाला से। और भाई पत्थरों पे जो बर्फ़ है ये फिसलन वाली हो रखी है बड़ी। कई देर वहाँ से यहाँ तक मैंने चश्मा लगाए रखा, मैंने कहा चलो थोड़ी प्रोटेक्शन होगी। और चश्मा के जो ग्लासेस है उनके ऊपर बर्फ़ गिर गई, तो अब वो बिल्कुल ही आगे दिखना बंद हो गया। अब ये गाड़ी का वो तो है नहीं कि भाई वाइपर से आप बीच बीच में साफ़ करते रहो। और मेरे को लगता है कि ठीक किया मैंने कि आज मैं निकल रहा हूँ। ठीक है 2 घंटे 4 घंटे चाहे दिन भर भी इस टाइप की बर्फबारी में चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है,
आगे अपने 2 बंदे शेरपा वोटर हैं, वो जा रहे हैं, तो इस टाइप के कोई और भी मिल जाएंगे। पर अगर दिन भर जैसे बर्फ़ गिरती रही आगे 3-4 दिन और ऐसे, तो क्या पता भाई मौसम का कैसा हो सीन। हो सकता है मौसम खुलने के बाद भी रूट पे बर्फ़ इतनी हो जाए कि 1-2 दिन वहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाए। और वहाँ 2 दिन रुका मैं, 8,000 का बिल बना 2 दिन का, तो सोचो आप। और उनमें भी वो जो एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि भाई मैं सब कुछ ठीक ठाक हूँ और बर्फ़बारी की वजह से मैं रुका हूँ यहाँ पे, वो वाईफाई का वो लेके एक कार्ड मैं ये आपको सूचित कर रहा हूँ। तो भाई एक किसी ने बोला था कि आप लोकल सिम कर लो और ये कर लो वो कर लो। क्या लगता है यार आपको, मतलब मेरे को ये शौक़ थोड़ी है, ये आखिरी एक रास्ता है मेरे लिए नहीं, हर ट्रैकर के लिए। नामचे तक ठीक है, एनसेल एनटीसी का नेटवर्क आता है, नामचे से आगे थामे में भी इधर उधर पहाड़ पे चढ़ के आ रहा था। पर उसके बाद सीन ये है, 2-3 साल पहले तक यहाँ एवरेस्ट लिंक नाम की एक कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करवाती थी, तो उनका फिर भी ठीक रहता था। अब क्या है, एयरलिंक एक कंपनी है और वो इतने हरामी है कि वो एक कार्ड देते हैं आपको 1200 का, उस कार्ड में 7 GB डेटा आता है और वो 7 GB सिर्फ 24 घंटे के लिए होता है। 24 घंटे में चाहे आप 1 GB यूज़ करो चाहे 7 GB। और उसके बाद अगर इस टाइप का हुआ, मौसम ख़राब हो गया, बीच में दिन में अगर 2-4 घंटे नेट उड़ गया, नहीं है नेटवर्क, तो भी कोई उनकी जिम्मेवारी नहीं है, आपका 1200 गया। इसलिए फिर मैं पिछले लगभग हफ्ते भर से आउट ऑफ नेटवर्क ही था। कल फिर मैंने सोचा यार, मैं कहा घर घुर से भी, या क्या पता कई बार फ़ोन मैसेज आ रखे होते हैं तो थोड़ा ज़रूरी होता है, तो मैं हिम्मत करके मैं कहा चल आज लगा लेते हैं 1200। हाँ क्या हाल है यार। एवरेस्ट के रूट में ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये एक तरीके से हम कब्रिस्तान कह सकते हैं, कह नहीं सकते है, बल्कि यहाँ पर भी और उस तरफ भी बहुत सारी टॉम्बस्टोन बने हुए हैं, कब्रें बनी हुई है उन लोगों की जिन लोगों ने एवरेस्ट की चढ़ाई में अपनी जान गंवा दी। उनमें काफ़ी सारे क्लाइंबर्स हैं, उनके जैसे नाम लिखे हुए हैं, इन द मेमोरी ऑफ मेंबर हु क्लाइंब्ड। बहुत ऐसे हैं जो चढ़ गए पर वापस नहीं लौट पाए। बहुत से शेरपा लोगों के भी यहाँ पर कब्रें बनी हुई है जिन्होंने क्लाइंबर्स के साथ उनकी मदद करने ऊपर जाते हैं और उन्होंने भी अपनी जानें गंवाई है। तो यहाँ आप देखो ये माहौल है, तो एवरेस्ट के ऊपर के रास्ते में तो क्या ही कंडीशन होती होगी। ये उस तरफ भी ऊपर ये जितने भी पत्थर आपको दिख रहे हैं लगे हुए, ये सारी की सारी टॉम्बस्टोन है उनकी मेमोरीज़ में। 3-4 इस तरफ भी हैं और इस तरफ। ये तो मैंने जितना बड़ा सोचा था उससे भी ज़्यादा बड़ा है। मैंने वहाँ पर देखे थे कुछ, एक वहाँ से फिर नीचे और इस तरफ काफ़ी सारे और बहुत सारे नीचे भी हैं। उधर कुछ ट्रैकर्स रुके हुए हैं, कुछ उनको ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, कुछ फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है यार, इनमें सब जगह उनकी कब्रें ही कब्रें बन रखी है। अब ये जो एवरेस्ट की चढ़ाई है, इसमें क्या होता है कि कई लोगों की तो बॉडी रिकवर हो जाती है, मिल जाती है, या ग्रुप होता है आसपास साथ उनके। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडीज़ आज तक मिली ही नहीं। कहीं कोई वो जो खुम्बू आइस फॉल है उसके बीच में कहीं दबी पड़ी है और किसी की कहीं बर्फ़ के अंदर
दबी पड़ी है। सैकड़ों ऐसे क्लाइंबर्स हैं जिनकी बॉडीज़ आज तक रिकवर भी नहीं हुई है। तो उनमें से बहुत से ऐसे होंगे आई थिंक जिनकी याद में ये इस तरीके के टॉम्बस्टोन्स मेमोरियल्स ये बना रखे होंगे। तो यहाँ इधर देखो आप ऊपर तक जहाँ तक नज़र जा रही है ये पूरा का पूरा ये उन्हीं की मेमोरीज़ में बना है। और इस तरफ कुछ ट्रैकर्स हैं जो फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं और अपना ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं थोड़ा। कुछ एक ये पोर्टर भाई, एक आधा ग्रुप भी जा रहा है ऊपर। पता नहीं अब ये लोग जा रहे हैं अगले 4 दिन जैसा मौसम है। एवरेस्ट तो क्या इनको ये आसपास वाला पहाड़ भी बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेगा। कैमरे पर भी देखो बर्फ। ओहो जब सामने से बर्फ़ गिर रही हो ना, हवा सामने वाली, तब दिक्कत होती है, चाहे बारिश हो या स्नोफॉल हो। 2 पास क्रॉस किए, उनमें पीछे वाली साइड से था तो वो इजी तो क्या थोड़ा बियरेबल। याक और पोर्टर भाई का ग्रुप, बर्फ़ हो बारिश हो मौसम जो मर्जी हो, इनको रेस्ट नहीं है। अब जैसे कोई ग्रुप चल भी रहा है तो उनका लगेज शेरपा लोग लेके जाएंगे, कुछ याक्स पे ला देंगे, याक्स पे राशन पानी भी जाता है। सो एवरेस्ट का जो इलाका है वो टेस्ट लेता है सबका। नॉट ए टफ सॉरी नॉट एन ईजी टास्क। ये एक छोटी सी सेटलमेंट है, इसका नाम है थुकला। 4600 मीटर की हाइट पर है। यहाँ पर भी कुछ ट्रैकर्स रुके रहे हैं चाय नाश्ते के लिए, और जो पोर्टर और शेरपा लोग हैं ये भाई भी अपना कुछ सामान एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ बैग्स को कवर कर रहे हैं लिफाफे वगैरह लगा के। और देखो कितने बड़े बड़े लगेज वाले हैं। ये देखो इसमें है तो फूस भूसा, पर 2 मिला के काफ़ी हैवी हो जाता है। तो भाई मौसम जैसा भी हो रुक तो नहीं सकते ज़्यादा देर, हम भी नहीं। 1 मिनट रुक के यहाँ बस 2 मिनट रुका मैं, थोड़ा सा चीज़ एडजस्ट किया, रेनकोट वगैरह ग्लव्स वगैरह देखे। और रे इसका चेन कहाँ गया? आता यार एक तो बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट यही की। ओहो कि सब ठीक ठाक है, कुछ लीकेज तो नहीं है, कहीं से भीग तो नहीं रहा कुछ कपड़ा जूता सामान। और अब चलते हैं आगे। अब ऐसा ही रहने वाला है तो क्या है कि या तो इसको स्वीकार करके आप चलते रहो या वेट करते रहो कि यार कब ठीक हो, ये खुल जाए, बर्फ़ रुक जाए फिर चलेंगे, तो वो तो शायद नहीं होगा। हाँ, इतने लंबे ट्रैक में एक आधा दिन तो ऐसा होता ही है यार। और मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा ट्रैक ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया और लास्ट के 1-2 दिन में ये आया है। हाँ।
आहा, बहुत भयंकर सीन है भाई। ये ब्रिज ना होता तो ये क्रॉस करना मुश्किल था। पहले नीचे से उधर से एक ट्रेल थी, पर अब वहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एक मेकशिफ्ट लकड़ का ब्रिज बनाया है। हाँ, और भाई इस तरीके का मौसम हो उसमें तो फिर हाँ, और ज़्यादा दिक्कतें होती है पैदा। हाँ हाँ। थुकला के बाद यहाँ के ना 2 ट्रेल है। एक ये ऊपर को जाती है, ये जाती है दिंग बोचे उसी रास्ते में गांव पड़ता है, जो उधर से कोंगमाला क्रॉस करके नीचे आते हैं। एक गांव आता है छुकुंग आई थिंक, और उसके बाद दिंग बोचे आता है, और दिंग बोचे के बाद फिर उधर आगे जाके कहीं ये रास्ता अपने को मिलेगा। और दूसरा है फेरीचे, हमें जाना है अभी फेरीचे वाली तरफ। हाँ, क्योंकि फेरीचे से थोड़ा आगे जाके ना वो उधर वाली ट्रेल उसमें मिल जाएगी, और नामचे के लिए यही रास्ता है फेरीचे वाला। अरे रे क्या हो रहा है यार, सीधी चश्मा बीच बीच में लगा के देख रहा हूँ मैं, पर वो बर्फ़ की रोएं उस पर गिर के फिर वही है, आगे के लिए दिखना बंद हो जाता है, और चश्मा उतारते हैं तो फिर आँखों में पड़ती है। अब जैसे जैसे वहाँ से नीचे आ रहे हैं, ये स्नोफ्लेक्स है वो और थिन होती जा रही हैं, और वैली के अंदर भी देखो आप, अब बर्फ़ के पैचेस जो वाइटनेस है वो काफ़ी कम हो गई है। तो चांसेस ये है कि थोड़ा आगे जाएंगे तो क्या पता ये स्नोफ्लेक्स हमको बारिश के रूप में दिखाई दे। पर यार मैं तो कहता हूँ ये फॉग वगैरह तक तो ठीक है, अब ये सामने वाली हवा यार, ये बूंदे आके फेस पे लगती है ना आँखों में, ये दिक्कत दे रही है बस। यहाँ कुछ एक मकान बने हुए दिख रहे हैं, पर ये इलाका मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे थामे के बाद वो 10 एक घरों की खुली बस्ती आई थी, जहाँ पत्थर की फेंसिंग कर करके लोगों ने अपने खेत वो बना रखे थे। और यहाँ से आप स्पीड देखो हवा की, और ये जो बर्फ़ फेस पे आके लग रही है इधर से। अरे इतना बड़ा ट्रैक हो और ऐसा कुछ एडवेंचरस मेमोरेबल दिन ना आए, ये कैसे हो सकता है यार। सीधा साधा आराम से बड़ी मैं यहाँ करके निकल जाता, फिर कैसे याद रहता कि यार उस ट्रैक में तो वो हुआ था, ये हुआ था। तकरीबन 2-2.5 घंटे इस लगातार बर्फ़बारी के बीच चलते हुए फाइनली एक गांव आया है। क्या है नाम तो इसका आगे नहीं लिखा हो कुछ, ओह, पर वैसे ठिकाना अच्छा है। ये वास्ट ओपन वैली है और इसके बीच में ये गांव है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ, ओके, शेरपा भाई भी, हमारे दोनों का कपड़ों का हाल देखो, ये भी अभी भी पीछे पीछे पहुँचे। आगे सारी की सारी ये बर्फ़ जम रखी है। इस गांव का नाम है फेरीचे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था 1 मिनट का, एक जिंजर लेमन टी पी के गाड़ी चार्ज है। मौसम तो वैसा ही रहेगा भाई, तो चलते जाओ आँख बंद करके। फेरीचे के बाद आया एक और हैंगिंग ब्रिज। वाह, लवली। और हैंगिंग ब्रिज मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ इसको,
क्योंकि पीछे नामचे बाज़ार और उसके आसपास की वीडियोज़ में इस तरीके के ब्रिजेज आए थे और मैं झूला पुल या हैंगिंग ब्रिज ये वर्ड इस्तेमाल करते हुए आ रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट में आके ज्ञान दे रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, इट इज़ नॉट हैंगिंग ब्रिज, इट इज़ सस्पेंशन ब्रिज। मेरे को भी पता है, ये अंग्रेज़ी वाली टर्मिनोलॉजी मुझे भी आती है, पर मैं एक लेमैन आम आदमी की बोलचाल की भाषा में बात करता हूँ कि यार चिल रहो आराम से, बढ़िया नॉर्मल एक हर एक बंदे को थोड़ा समझ आना चाहिए। अदरवाइज इफ आई से दैट इन स्लैंग टर्म्स वी कैन कॉल देम हैंगिंग ब्रिजेस बिकॉज दे लुक लाइक दे आर हैंगिंग फ्रॉम 1 or 2 points. That is why they are called hanging bridge. और लोकल लैंग्वेजेस में मोस्टली इनको झूला पुल बोलते हैं। तो यार यहाँ पर ना इसको क्लासरूम मत बनाओ, वरना फिर मैं अगर प्रॉपर एक लैंग्वेज और ऑफिशियल वाले वो करने लग गया तो आप बोर हो जाओगे, है ना। तो थोड़ा देसी भाषा है, उसमें चलते रहो, मज़े लो यात्रा के। एकदम घनी सफ़ेदी से हल्की हल्की सफ़ेदी वाले एरिया में आ गया हूँ मैं। ये तो पीछे वैली वैसे दिखने में तो शानदार है यार। उस तरफ वो पहाड़ पे याक चल रहे हैं और अब नदी के इस तरफ ट्रेल। हाँ लकीली हम जाके वो बर्फ़बारी बंद हुई है। बंद तो क्या मतलब अब यहाँ नहीं है, पीछे तो अभी भी चल ही रही है। ये देखो एल्टीट्यूड के राजा इतनी ठंडी और बर्फ़बारी में भी मस्त चल रहे हैं पहाड़ों पर। इनको नहीं परवाह कि बारिश है या बर्फ़ है। दिस इज़ लाइक ए हाई पॉइंट और स्मॉल माउंटेन पास, क्योंकि ऐसे फ्लैग्स ऐसी जगहों पे देखने को मिलते हैं। और इसका मतलब अब यहाँ से डाउन हिल स्टार्ट। हवा देखो कितनी तेज है, वाह। वाह क्या शानदार ट्रेल है। दोनों तरफ हरी हरी बुशेस, जिनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सफ़ेद, ऐसा लगता है जैसे कि डेकोरेशन की गई हो। शायद हमारा ट्रैक का भी ये कंप्लीशन है, इसलिए एक बढ़िया फेयरवेल यहाँ से देने के लिए कुदरत ने इन कांटेदार झाड़ियों को भी थोड़ी थोड़ी सफ़ेदी से सजा दिया है। शानदार इमजा खोला, इस नदी का नाम है इमजा खोला। नेपाल में नदी को बोलते हैं, नदी या स्ट्रीम हुई। और ये पूरा वैली के बीचों बीच मेरे ख्याल नामचे तक और उससे भी आगे तक जाएगी। हाँ जैसे जैसे थोड़ा नीचे आए हैं मौसम में थोड़ा फ़र्क आया है। और इधर नीचे ब्रिज से पार करके उस तरफ भी शायद कुछ गांव वगैरह है। और सामने है हमारे पांग बोचे। बोचे बहुत है यार इस रूट पर, दिंग बोचे, लोबूचे, पांग बोचे, तिंग बोचे, एक आधा और है यार, मुझे नाम भी भूल गया। अब फिर से पेड़ पौधे, जंगल और खेतीबाड़ी वाले गांव आने शुरू हो गए हैं यहाँ से आगे। वन मोर हैंगिंग उर्फ सस्पेंशन ब्रिज। ये ब्रिजेस और ये ग्रीनरी बीच बीच में, ये रोडोडेंड्रन
फ्लावर भी दिखाई दे रहे हैं तो उस तरफ। ये देख के लगता है कि बैक टू द बिगिनिंग। लो जी, अब तो ट्रेल के भी दोनों तरफ आ गए हैं पेड़ पौधे। दूर से जंगल देखना अलग बात थी, अब हम खुद जंगल में आ गए हैं। यहाँ एक छोटी सी सेटलमेंट आई है। जगह अच्छी है यार ये भी। इस तरफ जंगल है, इधर खेत, ऊपर भी खूब सारे पेड़ पौधे। लवली प्लेस। गाड़ी नॉन स्टॉप चल रही है। 9 सवा 9 के आसपास मेरे ख्याल में चलाऊँ। 9:15 या 9:30 हो गए होंगे। 4.5 घंटे में 16 किलोमीटर आ गया हूँ मैं। और नामचे यहाँ से 11 किलोमीटर हो रहा है। तो मोटा मोटी मेरा अंदाज़ा है यही 3-सवा 3 घंटे का। हाँ, लगातार मतलब मैं चलता रहा तो 5-5:30 तक मैं नामचे बाज़ार पहुँच जाऊँगा। सीधा लोबुचे से नामचे। ये था पहाड़ी के ऊपर वो गांव तेंगबोचे। वाह, अंदर उस तरफ से आया हूँ मैं। ये भी काफ़ी बढ़िया खूबसूरत लोकेशन है। एक नामचे से मेरे ख्याल 10 या 11 किलोमीटर। यहाँ एक मोनेस्ट्री है बड़ी। और अब यहाँ से ढलान शुरू होगी नीचे। त्यांगबोचे। यहाँ धुंध वापस बोली, अरे आ गए आप, इतनी जल्दी करके आ भी गए। आओ, आपका स्वागत करते हैं। वाह, अब यहाँ से अच्छी बात यह है कि सीधी खड़ी ढलान है वो नदी इमजा खोला तक। और उसके बाद वही नदी पर पुल पार करके सीधी खड़ी चढ़ाई भी चढ़नी है। और ये धुंध क्या, मुझे लग रहा है बारिश भी है। ट्रैकर्स, स्पोर्टर्स, घोड़े, खच्चर, याक नामचे से आ रहे हैं इस रूट पर। बीच बीच में काफ़ी मिल रहे हैं। देखो, फिर से हम आ गए हैं फूलों के बीच। सुंदर सुंदर रोडोडेंड्रन के फ्लावर्स। ऊपर देखो, नीचे देखो, इस तरफ देखो, उधर देखो, हर जगह दिखेंगे आपको यही फ्लावर, एक के बाद एक आपको खूबसूरत फूलों से भरे हुए, लदे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह, सूरज कहाँ से निकल गया भाई, गलती से तो नहीं आ गया। यहाँ 3-4 एक खाने के, रुकने के भी ठिकाने हैं। एंड दिस इज द ब्रिज। ये पुल बना है दूध कोशी नदी पर। और उधर से जो नदी थी वो यहाँ के इसमें मिलती है। तो ये दूध कोशी बड़ी नदी है। ओह माय गॉड, हल्की हल्की फुहारें पड़ रही है। उस तरफ भी है 4-5 एक रुकने के, खाने के ठिकाने। लोकेशन ये भी प्यारी है। हाँ, वाह। इस तरफ अब देवदार के जंगलों में खो जाना है हमने।
ब्रिज नीचे रह गया और अब यहाँ से चढ़ाई नामचे की। जंगल तो शानदार है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। पूरा नामचे तक तो नहीं चढ़ाई, आधे रास्ते होगी, फिर मेरे ख्याल पहाड़ के ऊपर ऊपर चलेगा। वो ब्रिज से तकरीबन 1 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है। उसके बाद एक स्पॉट आया, वहाँ देखा कि बूंदाबांदी तेज़ हो गई है, तो रेनकोट बीच में निकाल दिया था मैंने जहाँ रुक गई थी। फिर मगर अब दोबारा पहन लेते हैं। नामचे है यहाँ से 6 किलोमीटर। अभी तक तो स्पीड सही मेंटेन हो रखी है, 5 साढ़े 5 तक का अंदाज़ा है मेरा। 5:30 तक पहुँच गया तो समझो सही वही। अब थोड़ा ये है कि सीधी खड़ी नहीं है चढ़ाई, अब इस पहाड़ के एक एज पे चलेंगे, ग्रेजुअल क्लाइंब है। ना भाई ग्रेजुअल नहीं है, क्लाइंब है ये भी, खड़ी सीधी। अभी है ना, नामचे जो इस पहाड़ के दूसरी साइड है, तो ये पहाड़ चढ़ना पूरा और फिर नामचे उधर। क्या नाम है भाई, सनासा, छोटा सा है ये। अरे वाह, दुकान भी बड़ी अच्छी है, हैंडमेड वुलन चीज़ें। हाँ, माउंटेन लंच प्लेस, ये भी बढ़िया, जंगल के बीच पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी बस्ती। अरे वाह, ये क्या भाई, सिलेंडर है या क्या है? लग तो सिलेंडर है। वाह भाई, उधर उधर सिलेंडर और पेट्रोल है शायद टैंकियों में। वाह यार, नामचे के ऊपर वाली साइड देखो कितना शानदार इलाका है। नामचे सिर्फ आप 3-4 किलोमीटर मान लो। क्या नज़ारा है। अब धुंध भी है उधर पहाड़ों के ऊपर, और जनाब चले हैं अपने सफ़र पे। एकदम बढ़िया हरियाली, बारिश के बाद तो यार चमक उठती है ना। सही 5 बजे हैं और मैं पहुंच गया हूं नामचे बाज़ार। चेक लोबूचे टू नामचे इन 8 आवर्स। 9 बजे चला था मैं सुबह, नॉन स्टॉप चला हूँ। एक जगह वो एक जिंजर लेमन टी चाय पी थी, अदरवाइज सुबह मैं क्या वहाँ पर एक ब्रेड टोस्ट और 1 कप चाय पी के चला हूँ। नो लंच नथिंग। एक सेब पड़ा था बैग में, चलते चलते रास्ते में वो खाया था, एक आधी कोई गज्जक थी वो। दैट्स इट। नीचे नामचे का बाज़ार है, पर ऊपर पहाड़ी के चढ़ के देखो कितनी प्यारी लोकेशन है। उधर जंगल का एक गुच्छा, इधर खेत है, और इस तरफ 3-4 बिल्डिंगें बनी हुई है, उनमें याक बंधे हैं। ये है जी नामचे का ऊपर वाला हिस्सा। यहाँ भी बारिश की वजह से
गली में कीचड़ है। बाजार में तो नीचे सब पक्का है ना, तो साफ सुथरा है। नीचे चलते हैं, कोई रहने का ठिकाना देखते हैं। कोशिश रहेगी कि उसमें ना रुकना पड़े जिसमें जाते टाइम रुका था मैं। वेलकम बैक टू नामचे बाज़ार। जब मर्जी आओ नामचे, आपको वहीं का वहीं खड़ा मिलेगा, वैसे का वैसा, बादलों से घिरा, पहाड़ों से घिरा, शांत सुंदर। वो लॉज रहता है यहाँ नीचे की तरफ, उससे पहले ही ऊपर एक ये है माउंटेन व्यू लॉज। इनकी ये बिल्डिंग भी इनकी है और इधर वाले कमरे भी बढ़िया है इनके। तो भाई से पूछा मैंने, सेम रेट में कमरा मिल गया अपने को, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और खिड़की से पूरे नामचे बाज़ार का व्यू दिखेगा। यहाँ बोला टॉयलेट है, उसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, जो मर्जी आपको चाहिए। वाओ, एंड लेट अस सी द व्यू नामचे। सो दैट्स इट फ्रॉम डे 17। बड़ी लंबी गाड़ी खींची आज। वैसे तो कोई ज़्यादा नहीं है, लास्ट टाइम जब मैंने किया था ये तब गोरखशेप से लुकला एक दिन में 50 किलोमीटर का था सफ़र, वो कर दिया था मैंने। बट चलो आज भी बढ़िया रहा। सुबह सुबह स्टार्टिंग वाले कुछ घंटे थे जो बर्फ़बारी के अंदर थोड़े दिक्कत वाले थे, उसके बाद तो सही रहा। आते ही अच्छा बढ़िया ठिकाना मिल गया, खाना खा लिया यहाँ और बिस्तर भी अच्छा है। तो अब करते हैं आराम और सुबह निकलेंगे यहाँ से आगे के सफ़र पे। आगे मतलब रिटर्न लुकला की तरफ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।